हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम कुछ छोटे छोटे स्मॉल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इतना कहूँगा कि टॉपिक बहुत ही ईजी है। हाँ, हर 2-3 साल में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपकी नसीब अच्छी हुई ना तो आपको इसके बेस पे क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टॉपिक ऐसे है कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो भी दिखाऊं खाली आप उसको देखते रहो और नोट कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार देखना बहुत ही ज़रूरी है टॉपिक को, बिकॉज अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा और आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आपको रिग्रेट होगा। तो एक बार जरूर से टॉपिक को देख लो, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स दिखाऊं उसको नोट करूँ और जब टॉपिक जैसे खत्म होगा उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे क्या है कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके तो जितने कॉन्सेप्ट लिखा हो उसको नोट करो और क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम होता क्या है? हमने हमारे पिछले लेक्चर में क्या देखा कि वह किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती हैं और वेव प्रोड्यूस करती हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो और वेव इस तरह से आगे प्रोपेगेट करती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के वेव्स होते हैं और उसी वेव की स्टडी को एक डिटेल एक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है, हम मैक्सवेल ने डिस्कवर कर लिया था। मैक्सवेल ने मतलब अपने टाइम में डिस्कवर कर लिया था कि भाई विजिबल रेज क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी और बहुत सारे वेव्स थे जो विजिबल नहीं थे, जैसे कि हो गया एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया। लेकिन धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, उसके बाद ऐसे डिस्कवरीज होती गई और नए नए टाइप के वेव्स ढूंढे गए। ऐसे एक्स रे ढूंढा गया, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो वो वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ के हिसाब से उनके अलग अलग काम होते हैं। किसी का वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी का वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। उसके हिसाब से उनके अलग अलग जगह पे यूजेस होते हैं। बिकॉज वेवलेंथ में चेंज आता है, उसकी वजह से बहुत सी प्रॉपर्टी चेंज कर जाती हैं। तो उसके ऊपर क्या है कि टेबल बना होता है कि भाई इस तरह से वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से वेव डिजाइंड है। तो किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किसका कम है, उसके ऊपर से हम पूरा टेबल पढ़ते हैं और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपको जो मेनली जो याद रखना है ना उसकी दिखाऊंगा ये मतलब लेक्चर के अंदर। बाकी सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उसको मैं नहीं करा रहा हूं, लेकिन आपको जो मेनली आपको जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मैं वेव्स के नाम लिखता हूँ, आप उसको नोट करते जाओ। सबसे पहले आता है यहाँ पे गामा रेस। गामा रेज एक प्रकार के वेव्स ही होते हैं। यहाँ पर रेज इसलिए बोलते हैं, मतलब वो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं ना, इसलिए हम उसको जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं इसलिए हम उसको रेज बोलते हैं, ठीक है। तो गामा रेज सबसे पहले आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, एक्स रेज आएगा, उसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आता है हमारा विजिबल रेज। अब विजिबल रेज के अंदर आपने पता ही होगा, हम जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, तो विजिबल रेज के अंदर 7 रेज आती हैं, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है हमारा इंफ्रारेड रेज, और उसके बाद हमारा आता है माइक्रोवेव, और उसके बाद हमारा आता है रेडियो वेव्स। ये मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूं? मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब यहां से यहां नीचे तक वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। मतलब किस ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। या तो ऐसा बोलता हूं कि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी।
डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे जो गामा रेज है ना उसका इंक्रीजिंग, मतलब गामा रेज का जो वेवलेंथ है सबसे कम होगा, इसका जो वेवलेंथ है सबसे कम होगा, तो बोल दो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे हाई होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई कि v इक्वल टू एफ लेमड़ा होता है, हमने पढ़ा है c इक्वल टू होता है एफ लेमड़ा, है ना, v इक्वल टू एफ लेमड़ा। तो यहाँ से क्या होता है, c तो कांस्टेंट होता है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमड़ा। मतलब जो ऐसा वेव होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब क्या है कि उसका वेवलेंथ जो है कम होगा। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ रहा है ना, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ना, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा आ जाएगा। बात ध्यान रखना, मतलब जिसका वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, या तो ऐसे लिख दो वेवलेंथ मैक्सिमम है, या तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी मिनिमम है। और यहाँ पे क्या है, किसकी जो वेवलेंथ है लेमड़ा वो मिनिमम है और फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर है? उसी हिसाब से आपको इसको ऑर्डर को याद रखना है। मैं मेनली आपको 2-3 बातें बताता हूँ इसके अंदर जो मेनली जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब याद रखो कि जो अल्ट्रावायलेट रेस है, देखो विजिबल रेस और इंफ्रारेड रेस, ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट रेस का जो है वेवलेंथ कम होता है, उसके बाद विजिबल रेस का वेवलेंथ उससे ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा होता है इंफ्रारेड रेस का। और आपको याद रखना है कि गामा रेस का सबसे कम होता है और रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आप ये टेबल याद कर लो किस तरह से गामा रेस आएगा, उसके बाद एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट रेस, फिर विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। इसका जो वेवलेंथ होता है ना लैम्बडा, वो इन किलोमीटर्स होता है, इसकी वेवलेंथ जो है किलोमीटर के ऑर्डर में आती है, 10⁻³ से लेकर 10⁻6 तक। वैसे जो गामा रेस है इसकी वेवलेंथ तो बहुत ही कम आती है, 10⁻−15 के ऑर्डर में आती है। मतलब समझ रहे हो कितना 10⁻−15 मीटर, मतलब कितना छोटा वेवलेंथ होता होगा। और इसका वेवलेंथ देखो इन किलोमीटर में आता है, मतलब इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका वेवलेंथ बहुत कम है। आपको क्लियर है? और उसी हिसाब से हम विजिबल रीजन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो विब ग्योर है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं विजिबल रीजन को। देखो ध्यान से, कि वायलेट विब ग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो मैंने इसको इसी ऑर्डर में लिखा है, ध्यान से देखना। इसमें जो होगा कि जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड का वेवलेंथ जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, रेड का वेवलेंथ जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ इसका मिनिमम है। अब सिर्फ एक ही ऑर्डर याद रखो, चाहे तो वेवलेंथ का याद रख लो, चाहे तो फ्रीक्वेंसी का याद रख लो। मैं तो वेवलेंथ का याद रखता हूँ, मैं तो ऐसे याद रखा है कि गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे हम लोग, और रेडियो वेव से उसके वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है, मैंने ऐसे याद रखा है। और मैंने याद रखा है कि जो इंफ्रारेड रेज है उसका वेवलेंथ जो है अल्ट्रावायलेट और विजिबल से ज़्यादा है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसमें विब ग्योर में क्या होता है कि रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और वायलेट लाइट होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर है? और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है। मतलब इस तरह से ऑर्डर है, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इस तरह से डिवाइडेड। ठीक है, मतलब आपको पूछो कि येलो लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है कि माइक्रोवेव्स की, तो भाई देखो येलो लाइट जो है ऊपर, मतलब माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर है? बिकॉज मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में ऑर्डर में लिखा हूँ ना, तो क्या है कि ये येलो लाइट ऊपर आ रहा है ना माइक्रोवेव से, मतलब क्या है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्योंकि विजिबल रीजन वाला है, हम यहाँ पर इंक्रीजिंग वेवलेंथ वाला लिख रहे हैं। तो क्लियर है? वैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन ये टेबल आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वीबीआर का टेबल भी याद रखो कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसके बेस पे क्या करते हैं हम, क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है सिखाने के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ओके, जिसको यहाँ से रफ करके अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो अब इसको पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो वेवलेंथ हमको जो है, देखो यहाँ पे 4 पार्टिकल दिए गए, विजिबल लाइट दिया है,
उसके बाद क्या दिया, माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स हमको पता है कि नीचे था यहाँ पे। और फिर क्या दिया हमको, रेडियो वेव्स, तो उसको वो तो उसके भी नीचे आएगा। आपको पूरा टेबल खुद से पता होना चाहिए कि सबसे पहले आएगा गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, आपको पता होना चाहिए कि विजिबल लाइट है ना, उसका जो रेंज होता है वो भी आप याद रख लो कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है इसका रेंज। ठीक है, मतलब जो अगर सबसे पहला वायलेट आता है ना, तो वायलेट का होगा 4000 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, रेड, रेड का होगा 7000 एंगस्ट्रॉम। उसके बीच का रेंज ये लाई करता है, इतने रेंज में लाई करता है ये विजिबल लाइट। क्लियर है। तो उसके बाद क्या दिया हमको लास्ट में, एक्स रेस। तो एक्स रेस कहाँ था, ऊपर था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव्स का, फिर माइक्रोवेव्स, फिर विजिबल, फिर एक्स रेस। तो रेडियो वेव्स होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो रेडियो वेव्स में सबसे ज़्यादा किस में दिया है, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स में सबसे ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ए ऑप्शन में एक्स रेस का ज़्यादा दिया है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, हाँ बी ऑप्शन बराबर है। सबसे पहले रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर विजिबल, फिर एक्स रेस। अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर है कि रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर विजिबल लाइट और फिर एक्स रेस। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, आपको सिर्फ टेबल पता हो ना तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम फ्रीक्वेंट नहीं होते, लेकिन अगर आ गए तो आपका नसीब है, आपका काम बन जाएगा, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आपने याद किया आपका आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसी तरह का है क्वेश्चन। क्या दिया गया है, हाँ देखो, इफ़ माइक्रोवेव्स, हाँ हमको इतने सारे वेव्स दिए हैं, इसमें भी हमको क्या बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। क्या क्या दिया है हमको, माइक्रोवेव्स दिया है, एक्स रेस दिया है, गामा रेस को जी से रिप्रेजेंट किया है, अल्ट्रावायलेट को यू से, रेडियो वेव्स को आर से, और विजिबल पार्ट को वी से रिप्रेजेंट किया है। सब कुछ तो दिया है हमको, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले कौन सा आता है, गामा रेस, फिर उसके बाद कौन सा आता है, एक्स रेस, उसके बाद फिर कौन सा आता है, अल्ट्रावायलेट, फिर कौन सा आता है, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल रीजन, उसके बाद कौन सा आता है, इंफ्रारेड रेस। वो तो दिया ही नहीं है, इंफ्रारेड रेस दिया है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, आई भी दिया है, ओके आई भी दिया है। उसके बाद आएगा इंफ्रारेड रेस, फिर इंफ्रारेड रेस के बाद कौन सा आता है, इंफ्रारेड रेस के बाद माइक्रोवेव्स आएगा, विजिबल देखो, उसके बाद आएगा माइक्रोवेव्स एम से, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा रेडियो वेव्स। तो जी एक्स यू वी आई एम आर, अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको टेबल पता हो ना तो आपको इजीली बन जाएगा। ओके, तो अब देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो। देखो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब देखो इसके अंदर पूछा है कि इंक्रीजिंग एनर्जी, अब भाई हमको तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पता है, एनर्जी का क्या करें। तो आपको कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा भाई कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम इसको तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि देखो E इक्वल टू लिखा होगा एच म्यू, या तो E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एस सी बाई लैम्बडा। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला आपने देखा होगा। ये म्यू होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एच इंटू एफ बोल दो या तो एच इंटू म्यू बोलो, ये म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो आपने दो में से कोई फॉर्मूला देखा होगा। तो अब देखो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, या तो आप ऐसे देखो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। मैं तो वेवलेंथ वाला याद रखता हूँ, तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखेंगे। तो सबसे डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, रेडियो वेव्स का, मतलब सबसे पहले डी आएगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। उसके बाद एक्स रे का तो सबसे कम आएगा, एक्स रे का तो सबसे कम आएगा बिकॉज विजिबल जो है उसके बीच में कहीं आता है। देखो रेडियो वेव्स का इसका जो है लैम्बडा मैक्सिमम है, मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है। तो लैम्बडा मैक्स और इसका लैम्बडा क्या है, मिनिमम होगा। ओके, मतलब डी और सी, देखो क्या बोलते हैं, डी और एक्स रे लास्ट में आएगा। तो ऐसा तो दो ही ऑप्शन है, ऐसा तो सॉरी एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, बस खत्म, सी ऑप्शन सॉल्व हो गया। बाकी बीच का सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। येलो लाइट पूछा है और ब्लू लाइट, हमको तो जो है ज़्यादा से कम करना है ना। तो देखो वीप ग्योर होता है, वीप ग्योर, ठीक है,
ये इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या है कि येलो का वेवलेंथ जो है, और देखो हम इस तरह से इंक्रीजिंग वेवलेंथ होता है ना, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, मतलब इसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू इसका वेवलेंथ जो है कम होगा एज़ कंपेरिजन टू येलो लाइट। तो मतलब सबसे पहले हम ज़्यादा से कम लिख रहे हैं ना, मतलब फिर इसके पहले आएगा येलो फिर आएगा ब्लू। तो देखो अपना बी और ए मैच कर गया, वो तो सिंपल है। वैसे हम पहले और आखिरी से ही मैच कर सकते थे कि ये सी ऑप्शन, मतलब कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन करें आप तो कर ही सकते हो उसको सॉल्व। ओके, तो अब हम अपना सीखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इंटेंसिटी आपको समझ क्या पड़ता है? इंटेंसिटी मतलब होता है कितना तीव्रता। आपको इसको समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे आएंगे। पहले एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान लो मेरे पास एक 25 वाट का बल्ब है। ये वाला कितना है? 25 वाट का, ठीक है? और ये बल्ब जो है, दूसरा वाला बल्ब मेरे पास है 100 वाट का। दूसरा बल्ब जो है 100 वाट का है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि ये जो बल्ब है इसका पावर ज़्यादा है। मतलब अगर हम दोनों को मतलब सप्लाई करेंगे करंट, तो जो है ये ज़्यादा ब्राइट जलेगा बिकॉज ये 100 वाट का है। 100 वाट का अपने घर पे देखो आप 0 वाट का बल्ब होता है, उससे ज़्यादा 5 वाट का 10 वाट का बल्ब होता है। मतलब ये क्या है कि ये कम एनर्जी पर सेकेंड मतलब रिलीज कर रहा है अपने अंदर से, जूल्स पर सेकेंड। यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है इसके बाहर से, जो एनर्जी निकल रही है उसकी 4 गुना एनर्जी इसके अंदर निकल रही है। देखो 25 4 100 होता है ना, मतलब मान लो कि यहाँ पे 4 रेडिएशन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका 4 गुना, या तो इसको 2 ही मान लो कि यहाँ पे 2 ही निकल रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 निकल रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है कि इसके अंदर एनर्जी का रेडिएशन कम है बिकॉज इसका पावर जो है कम है। पावर क्या होता है? पावर होता है जूल पर सेकेंड। ये तो होता है पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी पर यूनिट सेकेंड। तो इसमें देख रहे हो इसका जो पावर है कम है, मतलब क्या है कि ये कम रेडिएशन निकाल रहा है पर सेकेंड में, और इसका क्या है कि पावर ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा है पर सेकेंड में। तो ठीक है, ये तो हो गई पावर की बात। मतलब इसका पावर ज़्यादा है, मतलब क्या है कि ज़्यादा देखो नंबर ऑफ रेडिएशन निकाल रहा है अपने अंदर से इसके कंपैरिजन में। 25 400 मतलब इसका देखो पावर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई पावर की। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है, देखो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला उसका। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। पहले हम समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगा, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। अब हमने जान लिया कि भाई इन दोनों में से पावर किसका ज़्यादा है। तो सोचो मैं एक यूनिट एरिया लेता हूँ, मान लो मैं एक यूनिट एरिया लेता हूँ, छोटा सा यूनिट एरिया लूँ, जैसे यहाँ पर है, इसमें 2 इलेक्ट्रिक, यहाँ पर मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया इतना बड़ा, और वही यूनिट एरिया यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब दोनों सेम है, ऐसा समझ लो आप कि ध्यान से देखोगे कि इस यूनिट एरिया में से 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ऐसा मान लो कि इस यूनिट एरिया में से 4 फील्ड लाइन पास कर रही है, और यहाँ पर देखोगे कि इस एरिया में से एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। मतलब क्या है कि हम इंटेंसिटी से पता लगा सकते हैं कि भाई इसका पावर ज़्यादा है। अब से भी एक यूनिट एरिया में चेक कर लो, इधर यूनिट एरिया में चेक कर लो, देखो ध्यान से, ये यूनिट एरिया में चेक कर लो, इसमें 4 पास कर रही है, इसमें 1 पास कर रही है। हम बोलेंगे भाई हाँ, इसका एक यूनिट एरिया में इसकी 4 मैग्नेटिक जो भी फील्ड लाइन्स हैं वो पास कर रही हैं। मतलब क्या है कि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या है, इसकी पावर ज़्यादा है। इसका सिंपल सी बात है ना। मतलब पावर को अगर आप यूनिट एरिया में चेक करो, क्या पावर को अगर आप यूनिट एरिया में चेक करो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या पावर को अगर आप यूनिट एरिया में चेक करो उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ये तो हो गया इंटेंसिटी का डेफिनेशन। मतलब हमने बोला पावर, पहली बात तो इसका पावर ज़्यादा था, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ये ज़्यादा निकाल रहा था। अब हमने क्या किया, किसी एक यूनिट एरिया में चेक कर रहे हैं, इस यूनिट एरिया के अंदर इसके अंदर ज़्यादा रेडिएशन पास कर रही है। देखो 1 2 3 4, मतलब देखो एक यूनिट एरिया बना रहा हूँ यहाँ पे, एक यूनिट एरिया बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें 2 फील्ड लाइन पास कर रही हैं, इसमें से जो है 4 पास कर रही है। मतलब क्या है कि इसकी इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ
या तो बोल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, ऐसा समझो कि या तो एनर्जी के टर्म में बात करें तो एनर्जी जो है पास कर रही है यूनिट एरिया में इन द यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी होता है पावर को यूनिट एरिया में आप चेक कर लो, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्लियर है? अब इसको हम समझते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर इंटेंसिटी लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इट इज, ऐसे लिख दो, it is the amount of energy passing through unit area in a unit time परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये भी जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, खाली इसका फॉर्मूला आप नोट कर लो, बाकी तो आपका काम बन जाएगा हमेशा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू सरफेस। इंटेंसिटी के हमने दो फॉर्मूला भी देख लिए, हमने क्या देखा फॉर्मूला? पहली बात तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पावर अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों फॉर्मूले चलेंगे, सॉरी पावर अपॉन एरिया। ओके, बिकॉज पावर क्या होता है? एनर्जी, देखो पावर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। ये जूल पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं पावर, और अपॉन एरिया तो मतलब इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा हम वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हो ना, मतलब आपको समझ जाना कि आपको इंटेंसिटी दिया गया है। क्लियर है? तो इंटेंसिटी के यूनिट समझ गए, उसका फॉर्मूला समझ गए। अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम समझते हैं कि भाई क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है और मेरा यूनिट ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रही हैं। तो मैं मान लो मैं t=0 पर कहानी स्टार्ट करता हूँ, t=0 पर। तो टी टाइम में मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपको, टी टाइम में इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की, टी टाइम में इसके अंदर से कितनी एनर्जी पास की इन यूनिट एरिया। देखो एरिया तो हमने फिक्स कर दिया, तो यूनिट टाइम के अंदर इसके अंदर से कितनी एनर्जी पास की है, तो ऐसा बोलो कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास किए, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अगर पता हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखूं या तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखूं, हम एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है अगर उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखूं तो b²/2 म्यू नॉट होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों वैल्यू होती हैं बराबर होती हैं। मैंने उस दिन भी प्रूफ किया था और आज भी मैं इसको आगे भी प्रूफ करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एनर्जी की वैल्यू है और ये जो एनर्जी की वैल्यू है दोनों बराबर होती हैं। क्लियर है? तब निकालते हैं कि भाई इसके अंदर की इंटेंसिटी क्या होगी। ये तो हो गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो t=0 से लेकर t कहानी तक बात करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे t टाइम में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर या इतनी एनर्जी इसके अंदर भर गई है। ठीक है, t टाइम में वेव जो है यहाँ पहुँच गए हैं। तो आप बताओ कि मेरे को ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा बता दो मेरे को। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है इसकी c और टाइम इसको लग रहा है t। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा c इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस हो गया है c इंटू टी हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम।
तो भाई अब इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, इतने पूरे सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा। मान लो इसका ये जो एरिया है ए है, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा सरफेस का वो जाएगा ए, एरिया इंटू लेंथ होता है ना, तो ए इंटू सी टी, एरिया इंटू लेंथ। तो ये पूरे सरफेस का वॉल्यूम हो गया टी, मतलब ए इंटू सी टी, मतलब टी टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतने वॉल्यूम, देखो इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास की होंगी। भाई जो एनर्जी यहाँ पर पहुँची है, या तो बोलो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर पहुँची है वही तो यहाँ से पास की होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वही तो है अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसको हम निकाल रहे हैं, हमने इतना वॉल्यूम निकाल लिया कितना है। अब हमको पता है कि भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी होती है, तो हमारे पास टोटल इतना वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी वही तो हम निकालना चाहते हैं। देखो ध्यान से, मैं कहाँ लिखूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ हटा के। हमको पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इन यूनिट वॉल्यूम में ऐसा बोलो कि यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चलूँ तो लिखता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चलता हूँ तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है ए इंटू सी इंटू टी। तो भाई अगर सोचो आप कि मान लो किसी यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ मैं, अगर इसके अंदर इतनी एनर्जी है तो भाई मैं टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी ना मेरे को। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी फील्ड इन सिलेंडर, कितना हो जाएगा, इसको इनसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो वही तो हो जाएगा टोटल एनर्जी। भाई ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे, याद है कि नहीं, स्मॉल यू से। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू सी इंटू टी। अब ये क्या है कि टोटल एनर्जी इतने वॉल्यूम में है, हमको पता है कि क्या है कि टोटल एनर्जी इतने वॉल्यूम में है। अब हमको निकालना है इंटेंसिटी, हमको मिल गई एनर्जी, हमको निकालना है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है कि एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। ये एनर्जी टोटल एनर्जी मिल गई, इसको एरिया इंटू टाइम से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू सी इंटू टी, और नीचे आ जाएगा ए इंटू टी, तो यहाँ से ए टी कैंसिल। तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा निकल के आ गया है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता होना चाहिए, आप उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही होता है इंटेंसिटी। आपको पता है कि भाई ये होती है, क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यही हो जाएगा इंटेंसिटी। क्लियर है। और इसका जो फील होता है, मतलब इसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो इस तरह से समझा जाता है कि भाई किसी यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में कितनी फील्ड लाइन पास कर रही हैं, या तो एनर्जी टर्म में बात करूं तो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो जैसे मान लो बल्ब होता है ना, कभी कभार बल्ब का हमको टोटल पावर दिया रहता है, इंटेंसिटी दी रहती है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं इंटेंसिटी का पावर अपॉन एरिया ना। अब होता क्या है कि बल्ब की जो एनर्जी होती है चारों दिशाओं में इस तरह से फैली हुई होती है, तो यहाँ पे जो टोटल एरिया लिखते हैं हम पूरा एक स्पेरिकल सरफेस लेते हैं और टोटल एरिया लिखते हैं P अपॉन 4/r²। आपने ये फॉर्मूला दिखा होगा, कभी बल्ब रिलेटेड क्वेश्चन आया है ना, उसके अंदर एरिया दिया हो, इंटेंसिटी दिया हो, पावर दिया हो, तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करना। क्लियर है। तो आपको याद क्या रखना है इतने में से, मैं आपको जो बातें याद कर रहा हूँ आपको उतना याद रखना है बस। देखो मैं आपको जो बातें याद रखने बोलूँ उतना याद रखो कि भाई इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो पावर अपॉन एरिया होता है, पावर अपॉन एरिया, या तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी U अपॉन A इंटू टी, और उसका जो यूनिट याद रख लो आप, इंटेंसिटी का यूनिट याद रख लो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कभी क्वेश्चन में इंटेंसिटी वर्ड ना भी यूज़ किया हो लेकिन यूनिट दिया हो वॉट पर मीटर स्क्वायर, तब याद रख लेना कि वो इंटेंसिटी दिया होगा। क्लियर है। और इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इंटेंसिटी फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बस उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हो
तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? वैसे ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल मतलब ये दोनों एकदम एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, वो अभी मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रखो। और मतलब अगर कोई मतलब बल्ब दिया हो, इस तरह की कहानी दी हो, जैसे बल्ब दिया हो या कोई LED डिवाइस दिया हो, मतलब तो कोई मतलब ऐसा एनर्जी जो चारों दिशाओं में एमिट करे, तो उसका जो पावर का जो फॉर्मूला आता है, मतलब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं आ जाएगा, पावर अपॉन एरिया, उसमें लिखते थे हम 4πr²। वो तो अलग अलग सरफेस के लिए चेंज होगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ऐसे बेसिक से एग्जांपल दे दिए हैं कि भाई हाँ ये सरफेस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको देखना पड़ेगा सरफेस किस तरह का है। ये तो यहाँ पे अगर पूरा 3D में एमिट करेगा तो भाई स्पीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए इंटेंसिटी के बारे में। क्लियर है? इसके बेस पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। ओके, तब आपको क्लियर होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया है, और रेड LED लाइट्स एट 0.1 वाट। हमको यहाँ पे पावर दिया है, ठीक है, पावर हमको क्या दिया है 0.1 वाट। उसके बाद क्या दिया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई करो। पहली बात तो यहाँ पे LED लाइट की बात की है, दूसरी बात हमको पावर दिया गया है, और हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कोई LED है, ठीक है, तो उसे 1 मीटर दूर क्या पूछा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पूछा है, ठीक है। तो बताओ किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इस यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड पूछा है, तो हमको पता है कि भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और उसको C से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी भी तो नहीं दी है, यहाँ पे पावर दिया है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। तो पावर क्या है यहाँ पे 0.1 वाट अपॉन एरिया क्या होगा। अब भाई बल्ब है, ये तो लाइट अपनी हर तरफ बिखेरेगा ना, हर तरफ बिखेरेगा। यहाँ पे हमको तो सिर्फ इतने में पूछा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर दूर। मैं तो चलो इतने एरिया की बात करूँ, बिकॉज इंटेंसिटी क्या होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो हमको उसको टोटल यूनिट एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा 4π, और मान लो कि स्फीयर है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर मीटर में दिया है, तो अपना काम हो जाएगा, चेंज भी नहीं करना है, तो 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये मेरी इंटेंसिटी आ गई। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0.1 अपॉन 4π, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो रहा है 1/2। मैं आपको इतनी बात बता दूं, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप में करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको भले जो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड दिखे, लेकिन 2 स्टेप का कैलकुलेशन है। आप देखो किस तरह से मैनेज करता हूँ मैं इसको, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² C। अब मैं क्या करता हूँ, हमको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब टर्म को नीचे ले आता हूँ, तो 1, और जो एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले आऊँगा तो 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है? और 2 को ऊपर ले जाता हूँ, और जो है C को नीचे ले आऊँगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ E²। ठीक है, बचेगा यहाँ पे सिर्फ E²। अब देखो किस तरह से मैनेज हो रहा है। देखो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू होती है, आपको पता होगा K की वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है इसको। तो देखो 9 × 10⁹ ये मैनेज हो जाएगा, 9 × 10⁹, 1/4π एप्सिलॉन नॉट है ना, इंटू 0.1 × 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। कितना इजीली मैनेज हो गया। देखो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो -1 + 1 8 हो जाएगा, मतलब ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये 3 3 9 हो गया यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है E²। देखो 3 2 6 बचा है, मतलब E² की वैल्यू आ रही है 6, मतलब E की वैल्यू आ रही है √6। अब √6 कौन से ऑप्शन में मैच कर सकती है। √6 मतलब पहली बात तो 2 से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है 2.45, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, अपना बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। इस तरह से इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इसके क्वेश्चन रेयर आते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो आपको इस तरह से इसको प्रोसीड करके सॉल्व करना है। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा।
तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे तो मेन टॉपिक 2 थे वो हो गए हैं, बाकी इस टॉपिक भी पढ़ लो, बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं लेकिन आ जाते हैं, ठीक है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब पहली बात आपको डाउट आना चाहिए कि मैं वेव्स नाम बोल रहा हूँ, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो मोमेंटम वर्ड होता है ना, मोमेंटम वर्ड, अगर आपको डीप फिजिक्स पता होगी तो मोमेंटम वर्ड यूज़ करते हैं हम किसी पार्टिकल के लिए। मतलब भाई कोई मैटर हो जिसके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब तभी तो मोमेंटम होगा, स्ट्राइक करता है, उस प्रेशर फील करता है किसी सरफेस पे तो मोमेंटम आता है किसी। तो मोमेंटम जो है एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, मतलब किसी कोई मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मोमेंटम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आप हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता है रे ऑप्टिक्स आएगा, वेव ऑप्टिक्स आएगा, उसके अंदर हम डुअल नेचर ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्लास 11 या 12 के केमिस्ट्री में। उन्होंने जो डुअल नेचर की बात की थी, उन्होंने बात करती मैटर जो है डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है और उसके पास वेव होता है, ठीक है। तो जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वैसे तो ये जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही इलॉजिकल टॉपिक है, लेकिन इसमें जो है डुअल नेचर ऑफ वेव्स आ रहा है। मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है ये वेव का पार्टिकल नेचर दिखाता है, ठीक है। वैसे तो इलॉजिकल नहीं है, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ऐसा कि भाई उसको कह नहीं सकते कि भाई वेव से कि पार्टिकल है, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है। लेकिन जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या दिखा रहा है, ये वेव का पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। This shows that the particle nature of wave। कौन सा? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव shows the particle nature of wave। ठीक है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से उन्होंने बोला था कि भाई वेव जो मतलब किसी पार्टिकल मतलब मैटर हो उसके पास वेव होता है, वेवलेंथ, तो उन्होंने लैम्बडा इक्वल टू h/p लिखाया था। h/p या तो आपने पढ़ा होगा h/mv, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से वेवलेंथ था। तो इसी के ऊपर से हम जो मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं कि h/λ। मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम? h/λ। क्लियर है? मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम? h/λ। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोमेंटम का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखते हैं हम। तो हमको पता है कि भाई एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो h म्यू होता है, या तो आपको पता होगा कि hc/λ होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन है वो आगे के चैप्टर में आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपने ये फॉर्मूला देखा ही होगा। क्लियर है? तो हमको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला h/λ होता है। तो E इक्वल टू, जो कि U लिखता हूँ मैं, U इक्वल टू होता है hc/λ, और h/λ को अगर मैं P लिख दूँ, h/λ को P लिख दूँ तो U इक्वल टू हो जाता है PC। U इक्वल टू होता है PC, या तो बोल सकते हो मोमेंटम इक्वल टू हो सकता है U/c। मोमेंटम इक्वल टू क्या हो सकता है? U/c। तो आप नोट कर सकते हो इस तरह का इसका फॉर्मूला आता है। क्लियर है? तो क्या बेसिक टॉपिक है, बहुत रेयर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ इसको नोट कर लो कि ये होता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि होता है U/c। U क्या है? एनर्जी। U एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है? और P इक्वल टू h/λ ये याद रखो, और P इक्वल टू U/c। ओके, तो अब करते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, लेकिन तो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको देता हूं मैं कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। क्लियर है? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही हैं, तो अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करती हैं। अगर आपने LC ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो स्टोर होती है उसको जो फॉर्मूला आता है, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है, जिसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो आता है ½ ε0 E², और मैग्नेटिक फील्ड का अगर लिखूँ तो आता है इन द फॉर्म ऑफ ½ B²/μ0। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये इंडक्टर के अंदर स्टोर होता था, ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये एनर्जी इन द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तब इसकी एवरेज वैल्यू की बात करने वाले हैं। क्लियर है? इसकी हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो इसके अगर मैं एनर्जी की मतलब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
और उस हिसाब से ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे देखो ई स्क्वायर लिखा है और बी स्क्वायर लिखा है, मतलब ई नॉट स्क्वायर नहीं लिखा है। ई नॉट जो होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है। क्या है? जनरल इक्वेशन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है आपने पढ़ा होगा कि ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है या प्लस और माइनस के एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होती है। क्लियर है? इसमें जो ई नॉट होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू होती है, पर यहाँ पे ई जो है वो जनरल इक्वेशन है। तो अगर इसको मैं एनर्जी के टर्म में लिखूँ तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं किसी स्मॉल वॉल्यूम की बात करूँ तो हाफ एप्सिलॉन इंटू डी वी हो जाएगा। क्लियर है? ये हो रहा है। और इसकी एनर्जी की बात करूँ तो ये हो जाएगा, वही सेम यही हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2, ये कैपिटल यू है। ठीक है? ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये एनर्जी का फॉर्मूला है जिसको मैं कैपिटल यू से लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू हो जाएगा डीवी किसी इन स्मॉल। ठीक है? एनर्जी इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी। क्लियर है? तो अगर टोटल एनर्जी की बात करूं तो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू डी वी हो जाएगा। तो दोनों में से अगर डी वी में कॉमन निकाल लूँ, दोनों में से डी वी कॉमन निकाल लूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे जो अगर अब इसको मैं डी वी से डिवाइड कर देता हूँ, यू टोटल अपॉन डी वी इक्वल टू हो रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हो रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। मतलब तो टोटल आ रही है एनर्जी हमारी, जो टोटल एनर्जी हमारी आ रही है, देखो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया जिसको मैं स्मॉल यू से लिखता हूँ, स्मॉल यू का टोटल। ये क्या है? स्मॉल यू का टोटल है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो हमने टोटल एनर्जी निकाल ली। अब भाई ये तो मतलब ये जनरल इक्वेशन की वैल्यू है, अब हमको जो है इसके मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको हम मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में किस तरह से प्रोसीड करेंगे आगे मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा। हम पहुँचे कहाँ हैं? हम पहुँचे कि जो हमारी टोटल वैल्यू है वो आ रही है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 नॉट। पर इतनी लॉजिकल सी बात है कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। अब क्या करते हैं, हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब ई स्क्वायर की जगह पर लिख सकता हूँ मैं कि ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स प्लस बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। ओके? और यहाँ पे आ रहा है नीचे ओके हाफ ओके बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आएगा। क्लियर है? इस तरह से हमने जनरल इक्वेशन लिख दिया है। अब भाई ये जनरल इक्वेशन ये हमारी टोटल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म। लेकिन अब हम क्या करता हूँ कि ये एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, बिकॉज भाई ये तो हर जगह चेंज करती होगी, हमें हमेशा साइन की वैल्यू चेंज कर रही है, कभी साइन मैक्सिमम है कभी साइन जीरो, एनर्जी चेंज करती रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यू एवरेज निकालता हूँ, यू एवरेज। अब एवरेज लेने का तरीका मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में सिखाया था, एवरेज लेने का तरीका क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इसका एवरेज लेता हूँ। ठीक है? यू टोटल का एवरेज, यू टोटल का एवरेज लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है। देखो हाफ कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ई स्क्वायर कांस्टेंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। इसका एवरेज क्या होता है बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है। तो अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, उसका एवरेज जो होता है 1/2 होता है। स्क्वायर के टर्म का एवरेज 1/2 होता है, अगर साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी होता है तो उसका एवरेज 0 होता है। क्लियर है? उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये सब तो कांस्टेंट है, बी नॉट स्क्वायर। ठीक है? और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज भी हो जाए 1/2। तो इसको फॉर्मूला को एवरेज का टर्म को फॉर्मूला लिखूं तो जाएगा 1/2। भाई ये सब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज जो ही होता है वही होता है। क्लियर है?
और बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू हो रहा है 1/2 बी नॉट स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरा यू टोटल आ रहा है, यू टोटल का एवरेज आ रहा है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ई नॉट का टर्म आ गया, यहाँ पे ई नॉट नहीं था, और बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मेरा फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है? तो मेरा यू टोटल का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट निकाला है। अब देखो इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, यहाँ से आगे बढ़ें। मतलब मेरा जो यू टोटल का फॉर्मूला आ रहा है फॉर ए हाफ, या तो ऐसे लिखो 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इस तरह से फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है? मैंने मैक्सिमम एनर्जी के टर्म में लिखा है। बी नॉट क्या है? ई नॉट एंड बी नॉट आर मैक्सिमम एनर्जी। आर मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, अब हमको पता है कि हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये जो एवरेज वैल्यू है यू एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की एवरेज वैल्यू है, और ये क्या है क्यू एवरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है टोटल है। अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है। इसको बहुत सिंपल से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यू एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ, क्या आ रही है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसको कुछ मॉडिफिकेशन करके हमको ये फॉर्मूला लाना है। तो इसको बहुत सिंपल मॉडिफिकेशन होता है। आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक तो E इक्वल टू बी सी और एक तो C इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। ये दो फॉर्मूले से आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो, इसको इसमें चेंज कर सकते हो, किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। अब देखो मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टर्म चाहिए, तो यहाँ पे B इक्वल टू E/C लिख सकता हूँ, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल टू बी बाई, देखो E इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है? अब सी स्क्वायर की जगह पर मैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब बी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर की जगह पर मैं 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो अब ध्यान से देखोगे, अच्छा यहाँ पे 1/4 है ना, ओके, तो 1/4 था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आ गया। मतलब क्या है कि जो ये जो वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों बराबर है, ये वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू है बराबर है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, वैसे आप इसको इसमें से भी कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे इसको हटाता हूँ, नोट कर लो। मतलब मेरे कहने का सिंपल मतलब इतना ही है, इतने सारे जो लिखे हैं उसको सिंपल से कहने का मतलब है कि एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बराबर होती हैं। और यू टोटल जो होता है ना, देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। इसकी जगह पर वही लिख सकता हूँ मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, बिकॉज दोनों वैल्यू बराबर ही होती हैं। तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से लिख सकते हो। और बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। मतलब आपको सिंपल याद क्या रखना है कि यू टोटल जो होता है, देखो ध्यान से, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट और बी स्क्वायर अपॉन 2 नॉट। अगर अलग अलग लिखें तो 1/4 आता है। मतलब यू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू यू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू यू टोटल का आधा। यू टोटल का ये आधा है, देखो ध्यान से, ये 1/4 है, ये 1/2, मतलब इसका ये आधा है। क्लियर है? इतना बात आप याद रखो बस। ओके, मतलब टोटल एनर्जी आपको पूछे, टोटल, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से आप याद रखो। क्लियर है? ये सब एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। बात क्लियर है? तो इस तरह से आपको याद रखना है कि भाई जो टोटल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बना के होती है। मतलब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ तो उसको आधा कर दो। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों बराबर होती हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके वजह से जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आप इसको एक बार देख लो ना तो आपको हमेशा याद रहेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
क्वेश्चंस आ गया तो आपकी नसीब है इसके ऊपर। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।